तो आज हम बात कर रहे हैं शब्द शक्ति पर। जो हमारी शब्द शक्ति है वो है लक्षणा, जिसमें कि मुख्यार्थ में या उसे आप वाचार्थ भी कहते हैं। तो वाचार्थ में बाधा आने पर जब शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तब लक्षणा शब्द शक्ति को लिया जाता है या माना जाता है। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा की मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक तो है उपादान लक्षणा और एक है लक्षण लक्षणा। और यहाँ हम लक्षणा की कुछ शर्तें हैं, 3 शर्तें, जैसे कि मुख्यार्थ में बाधा है, मुख्यार्थ में एवं लक्ष्यार्थ में संबंध है, रूढ़ि एवं प्रयोजन है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं कि किस किस प्रकार से इसके अंदर लक्षणा में जब लक्ष्यार्थ में वाचार्थ सम्मिलित हो जाता है, अर्थात जब वाचार्थ सर्वदा परित्यक्त नहीं होता है और वह अपने वाचार्थ को नहीं छोड़ता है, तब उसे लक्षणा भी कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं कि हाथ पैर बचाते हुए काम करो। तो हाथ और पैर बचाते हुए काम करो, तो यहाँ हाथ और पैर का अर्थ शरीर के अंगों से है, जो कि शरीर के अंग हैं। तो शरीर के अंगों में हाथ पैर भी सम्मिलित है। तो अब यहाँ हाथ और पैर को बचाते यानी संभल कर आपको कार्य करना है। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण आपके समक्ष रख रहे हैं कि जैसे मुझे देखते ही वह 9-2-11 हो गया। इस वाक्य में 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है, मतलब वहाँ से भाग जाना, वहाँ से रफा दफा हो जाना। मुझे देखते ही वह 9-2-11 हो गया, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई रूढ़ी नहीं है। यानी भागने की रूढ़ी अर्थात प्रसिद्धि यहाँ 9-2-11 में ही हो जाती है। एक और उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं, जैसे कि 2 बंदूकों ने सारे गांव को लूट लिया। तो अब 2 बंदूकों ने तो गांव को नहीं लूटा ना, 2 बंदूकधारी जो मनुष्य हैं उन्होंने अपनी बंदूकों के बल पर पूरे गांव को लूट लिया। तो इस प्रकार से समझाने के मतलब अपने मुख्यार्थ के कुछ लक्ष्यार्थ हैं, उनके द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें लक्षणा के भेद हैं, जैसे कि रूढ़ है, रूढ़ लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा है। रूढ़ा लक्षणा का पहला जो भेद है इसमें कि मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा आती है। और इसमें 2 उदाहरण आपके समक्ष हैं। एक अध्यात्मक उदाहरण है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं, का लक्ष्यार्थ है कि आप हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हैं। यहाँ हम राजा हरिश्चंद्र का जो लक्ष्यार्थ ले रहे हैं कि वो है, हम राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी के रूप में मानते हैं। तो यहाँ राजा जो है वो सत्यवादी के रूप में है। तो ये एक रूढ़ी है, एक परंपरा चला आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ये एक गद्यात्मकता के रूप में रूढ़ी है, तो ये रूढ़ लक्षणा के रूप में आ गई है। दूसरा है पद्यबद्ध उदाहरण, जिसमें हम देख रहे हैं कि आगी बढ़वानी ले बड़ी है आगी, तो आगी पेट की। अब यहाँ जो मुख्यार्थ है वो तुलसी बता रहे हैं बढ़वाग्नि, यानी कि समुद्र में लगने वाली जो आग से भी बड़ी जो है वो पेट की आग होती है। यानी कि पेट में आपको भी पता है कि पेट में आग नहीं लगती है, भूख लगती है। परंतु अब मुख्यार्थ की बाधा है, यहाँ पर लक्ष्यार्थ है वो तीव्र है और कठिन जो भूख लगती है, जब आपको बहुत तेज भूख लगती है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तब वह उस बढ़वाग्नि अर्थात समुद्र में लगने वाली आग के समान ही होता है कि पेट में ऐसी आग लगी होती है कि आपको तुरंत उस समय भोजन करने की आवश्यकता लगती है। ऐसा लगता है कि बस अभी सामने भोजन आ जाए हम खा लें। तो तीव्र और कठिन भूख के लिए पेट में आग लगना कहना भी एक रूढ़ी है। तो गद्य और पद्य दोनों ही उदाहरणों के रूप में आपने इसे समझा है, जिसमें सभी आसानी से इसे समझ सकते हैं। दूसरी जो हम लक्षणा लेते हैं वो है प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ प्रयोजन के कारण, हेतु के कारण मुख्यार्थ के भिन्न
लक्ष्यार्थ का बोध होता है वो होती है प्रयोजनवती लक्षणा। जैसे कि अब आप इसमें उदाहरण में देख रहे हैं कि शिवाजी सिंह है, यानी शिवाजी सिंह है, तो इस सिंह शब्द के मुख्यार्थ अर्थात किसी जीव का बोध हो रहा है आपको, सिंह यानी शेर, तो यहाँ बाधा पड़ जाती है। जब हम सब जानते हैं कि शिवाजी एक आदमी है, किसी आदमी का नाम है, वे सिंह नहीं है अर्थात वे कोई पशु नहीं है, लेकिन यहाँ शिवाजी के लिए जिस सिंह शब्द का प्रयोग हम जिस प्रयोजन के लिए कर रहे हैं उसमें उस सिंह का अर्थ हम उनकी वीरता के लिए, उनके साहसीपन के लिए यहाँ हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एक प्रयोजन है, इस प्रयोजन के तहत हमने उस सिंह शब्द का प्रयोग उनकी वीरता और उनके साहसी अर्थ के लक्ष्यार्थ के लिए हमने किया है। उसी प्रकार जैसे एक और उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं कि राजस्थान जाग उठा। अब राजस्थान जाग उठा, राजस्थान तो एक स्थान का नाम है, तो राजस्थान जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो वो कैसे जाग गया। परंतु यहाँ एक प्रयोजन के तहत हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के जो निवासी हैं वह अपनी सुसुप्त अवस्था से जाग गए हैं, अर्थात वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं और वह अपनी हक की लड़ाई, अपने अधिकारों की लड़ाई करना जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो इस प्रकार और भी प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसके अंदर हम और भी कई उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि कोकिल कंठी गा रही है। अब कोकिल कंठी जो है, इसमें कोकिल कंठी का अर्थ अगर आप सामान्य रूप में देखते ही हैं तो कोयल को हम सबसे मीठे स्वर वाली मतलब कोयल जो है वो मीठा स्वर होता है उसका, मीठा गान होता है उसका। तो कोकिल कंठी गा रही का मतलब ये कि बहुत ही मधुर और मीठे कंठ वाली वो बालिका भी हो सकती है, वो युवती भी हो सकती है, तो जो गा रही है उसका कंठ जो है वो कोयल के समान बहुत ही मीठा है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लक्ष्यार्थ किया गया है वो किसी प्रयोजन के तहत किया गया है और उसे लक्ष्य करके अपनी बात को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो इस प्रकार और भी कई सारी बातें, उदाहरण जो हैं वो इसमें हम लक्षणा के अंतर्गत रख सकते हैं। तीसरी जो हमारी शब्द शक्ति है वो है व्यंजना। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से हम शब्द के अर्थ का बोध जो बताने की चेष्टा करते हैं या बताना चाहते हैं उसे हम व्यंजना कहते हैं। व्यंजना का अर्थ होता है कि छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। व्यंजना में छिपे हुए अर्थ का बोध कराने की शक्ति होती है और काव्य में निहित या छिपे हुए अर्थ को व्यंजना शक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। जिस प्रकार पके हुए आम की चमक उसमें छिपी मिठास को व्यंजित करती है, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त शब्द का व्यंग्यार्थ सहृदयों को भी स्पष्ट हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम व्यंजना की बात करते हैं तो व्यंजना जो है अभिधा एवं लक्षणा अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है, तब व्यंजना शब्द शक्ति हमारे सामने प्रस्तुत होती है और व्यंग्यार्थ को हम ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ आदि के नामों से भी हम इसे जानते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजना के भेदों के बारे में या व्यंजना के प्रकार के बारे में। तो व्यंजना दो प्रकार की, मुख्यतः दो प्रकार के भेद हैं। पहली जो है वो है शाब्दी व्यंजना। जब शाब्दी व्यंजना में क्या होता है, शाब्दी व्यंजना शब्द पर आधारित व्यंजना को हम शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जब व्यंजना शब्द में ही होती है, व्यंजना शब्द में है, तब ये कहा जाता है कि जब उस शब्द को बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट ना हो तब वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं।
चिर जीवो जोरी जुरे जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, वो घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। अब इस दोहे में आप देख रहे हैं कि राधा और कृष्ण की एक जोड़ी है जो कि चिरंजीवी है, और वो है परस्पर उनके अंदर गहरा प्रेम उसमें क्यों नहीं जुड़ सकता उसके अंदर, क्योंकि वो चिरंजीवी जोड़ी है। अब दोनों में से कौन घटकर है, ये वृष भानुजा है तो वे हलदर के भाई हैं। तो यहाँ जो मतलब जो वाच्यार्थ है उसमें ये है कि जो वृष भानुजा और हलदर शब्दों के अनेकार्थ होने के कारण इसका एक दूसरा अर्थ भी यहाँ पर ध्वनित होता है। जैसे वृषभ की अनुजा अर्थात बैल की छोटी बहन, वृषभ अनुजा का मतलब हो गया यहाँ पे वृषभ की छोटी बहन, और हलदर यानी बैल के भाई। तो ये एक विनोदात्मक दूसरा अर्थ जो है वो व्यंग्यार्थ है। तो ये शाब्दी व्यंजना है, क्योंकि वृष भानुजा और हलदर के स्थान पर हम वृष भानु सुता और बलराम शब्द रख दिए जाएं तो इसका जो व्यंग्यार्थ है वो नष्ट हो जाएगा। उसमें जो भाव वृष भानुजा और हलदर रखने पर आ रहा है वह वृष भानु सुता और बलराम रखने पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो शाब्दी व्यंजना में शब्द दो अर्थों वाला होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि शाब्दी व्यंजना में शब्द दो अर्थों वाला होता है। एक अर्थ उसके वाच्यार्थ में होता है और दूसरा उसके व्यंग्यार्थ में होता है। अब आपकी दूसरी जो व्यंजना है वो है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में जब व्यंजना अर्थ में होती है, अर्थात जब शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे, उसे हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझा देते हैं कि जैसे संध्या हो गई। अब संध्या हो गई में यहाँ पर वाच्यार्थ क्या होगा आपका कि सूर्यास्त का समय है, किंतु यहाँ पर व्यंग्यार्थ होगा कि घूमने चलना है, या घर चलने का समय हो गया है, या आरती का समय हो गया है। तो आप कुछ भी इसमें जो अर्थ है वो आप इसमें अलग अलग उसमें ले सकते हैं। या हमने दिया है कि आंचल में है दूध और आँखों में पानी, तो ये स्त्री की जो उसकी दयनीयता है उसके बारे में भी है। उसकी आंचल में तो दूध है और आँखों में पानी है, तो इसमें अलग अलग अर्थ जो हैं वो आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। रजनीगंधा खिल गई। अब यहाँ वाच्यार्थ क्या होगा कि रजनीगंधा एक पौधा है, उसके पौधे में जो है फूल खिल गए हैं। अर्थ का व्यंग्यार्थ क्या होगा, रजनीगंधा कब खिलती है कि आधी रात हो गई है, और क्योंकि रजनीगंधा आधी रात को ही खिलती है तो आधी रात हो गई कि रजनीगंधा खिल गई का मतलब है कि आधी रात हो गई, आधी रात का समय हो गया है। तो अब या तो आप इसका दूसरा अर्थ निकाल लें यहाँ पर कि भाग निकलने का समय हो गया है, या चोर जो है वो अपने चोरी के समय को निर्धारित कर रहा है, तो वो दूसरे को बुलाने के लिए भी कह सकता है कि रजनीगंधा खिल गई है। तो व्यंग्यार्थ का ज्ञान जो है वो प्रसंग से ही होता है, अर्थात इसके हम अनेक अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये बता दें हम कि लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर होता है कि मुख्यार्थ के न लग पाने पर जो दूसरा अर्थ लगाया जाता है वह लक्ष्यार्थ होता है। मुख्यार्थ के न लग पाने पर जो दूसरा अर्थ लगाया जाता है वह लक्ष्यार्थ होता है। वाच्यार्थ के लग जाने पर और यदि वाच्यार्थ न लगे तो लक्ष्यार्थ के लग जाने पर जो दूसरा अर्थ निकलता है वह व्यंग्यार्थ होता है। ये तो आपने अभी लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर देखा। लक्षणा और व्यंजना में भी ऐसा ही अंतर है कि मुख्यार्थ के न लगने पर शब्द की जिस शक्ति से दूसरा अर्थ लगाया जाता है वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है।
वाचार्थ या लक्ष्यार्थ लग जाने के बाद जिस शक्ति के द्वारा एक और अर्थ निकलता है वह व्यंजना कहलाती है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। तो इस प्रकार हमने आज आपको तीनों शब्द शक्तियों की